डीएनए मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आज दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली ये कि ईरान युद्ध ने ट्रंप को और ज्यादा अमीर बना दिया है, उनका खजाना भर दिया है। और दूसरी खबर खुद ट्रंप ने दी है। उन्होंने बताया कि ईरान ने अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया, लेकिन उसके बाद यूएस ने अपने पायलट्स को बचाने के लिए एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जिसे दुनिया का पहला ड्रोन रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जा रहा है। इस खबर का विश्लेषण हम आगे करने वाले हैं। पहले बात ट्रंप और उनके परिवार की जबरदस्त कमाई की कर लेते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खजाना भर लिया, जबकि आम निवेशकों को कंगाल कर दिया। एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के कुछ महीने पहले से अपने क्रिप्टो कारोबार के जरिए कम से कम 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का मुनाफा कमाया है, यानी लगभग 22,000 करोड़ रुपए। दूसरी तरफ अप्रैल के अंत तक ट्रंप के क्रिप्टो प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले 10 लाख से ज्यादा निवेशकों को इतना ही नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है। यानी 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का लॉस उठाया है उन्होंने। मित्रों, ट्रंप परिवार को यह मुनाफा जिन 4 कंपनियों से हुआ है वो है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ट्रंप मीम कॉइन, Alt5 सिग्मा और अमेरिकन बिटकॉइन। खास बात यह है कि इन प्रोजेक्ट्स में ट्रंप परिवार ने लगभग नहीं के बराबर अपना पैसा लगाया। ट्रंप ने सिर्फ अपना नाम इन प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ा, इनका जमकर प्रचार किया, अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके लोगों को इन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए तैयार किया। ट्रंप के 2 बेटों एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोड शो किए, सोशल मीडिया पर इनका भारी प्रमोशन किया। इसके बदले में ट्रंप परिवार को इन कंपनियों के टोकन सेल से बहुत बड़ी रकम मिली। दूसरी तरफ जिन लोगों ने इन कंपनियों के टोकन खरीदे उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसकी वजह यह है कि टोकन की कीमत बाद में 97% तक गिर गई, यानी $100 में खरीद गए टोकन की वैल्यू घटकर $3 रह गई। अमेरिकी परिवारों की औसत आय $83,000 के करीब है, लेकिन ट्रंप परिवार ने सिर्फ क्रिप्टो कारोबार से 2 अरब 30 डॉलर कमा लिए। यानी ट्रंप ने अमेरिकी परिवारों की औसत आय से लगभग 27,000 गुना पैसा क्रिप्टो के कारोबार से कमा लिया। मित्रों, ऐसा नहीं कि निवेशकों को कारोबार के मामले में ट्रंप के पुराने इतिहास का पता नहीं था। उन्हें मालूम था कि ट्रंप की कई कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं और ट्रंप ने कई कॉन्ट्रैक्टर्स का भुगतान नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगा कि अमेरिकी सत्ता के सबसे बड़े पद पर ट्रंप के रहने की वजह से उन्हें अपने निवेश पर आकर्षक लाभ मिलेगा। लोगों ने यह सोचा कि ट्रंप का नाम किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के साथ है तो उसमें मुनाफा होना तय है। ट्रंप का नाम है तो कॉइन चलेगा। इसी कारण उन्होंने पैसा लगाने से पहले ज्यादा छानबीन भी नहीं की, लेकिन निवेशकों की यह सोच उनके लिए भारी नुकसान की वजह बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत से निवेशक ऐसे हैं जो भारी नुकसान के बावजूद इस पर बात नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर वो किसी तरह की शिकायत करेंगे तो उन्हें ट्रंप और उनके समर्थकों के बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट से ट्रंप परिवार को कितना फायदा और निवेशकों को कितना नुकसान हुआ है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से ट्रंप परिवार को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का फायदा हुआ, यानी कुल मुनाफे का लगभग आधा। वहीं निवेशकों को 674 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। यह वही कंपनी है जिसने पाकिस्तान की सरकार के साथ समझौता किया था। वहीं ट्रंप मीम कॉइन से ट्रंप परिवार को 616 मिलियन डॉलर का फायदा हुआ, जबकि आम निवेशकों को 711 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। Alt5 सिग्मा से ट्रंप परिवार को 538 मिलियन डॉलर का लाभ हुआ, जबकि निवेशकों को 675 मिलियन डॉलर की हानि हुई। आखिरी प्रोजेक्ट यानी अमेरिकन बिटकॉइन से ट्रंप परिवार को सबसे कम यानी 19 मिलियन डॉलर का फायदा हुआ। वहीं निवेशकों को 216 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। यानी ऐसा कोई बिटकॉइन प्रोजेक्ट नहीं था जिसमें ट्रंप परिवार को मुनाफा ना हुआ हो। दूसरी तरफ ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था जिसमें आम निवेशकों को नुकसान ना हुआ हो। जिस क्रिप्टो कारोबार के साथ ट्रंप का नाम जुड़ा हुआ है वो लगातार डूब रहा है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप परिवार अरबों डॉलर के फायदे में है। यह अमेरिका के गवर्नेंस पर भी सवाल है। इसकी वजह यह है कि ट्रंप एक तरफ तो क्रिप्टो से जुड़ी नीतियां तैयार करते हैं, दूसरी तरफ अपने परिवार से जुड़ी क्रिप्टो कंपनियों का प्रचार करते हैं और उससे लाभ भी कमाते हैं।
इसी कारण अमेरिका के फाइनेंशियल एक्सपर्ट ट्रंप के क्रिप्टो बिजनेस को घोटाला कहने लगे हैं। सोचिए, ईरान पर हमला करके ट्रंप ने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, लेकिन उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है, होगी भी नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने नाम का इस्तेमाल करके अरबों डॉलर कमा रहे हैं। ट्रंप एक तरफ ईरान पर बम बरसा रहे हैं, लेकिन उसी ईरान के साथ ट्रंप का क्रिप्टो रिलेशन भी है। ये और भी चौंकाने वाली जानकारी है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मित्रों, ईरान का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज नोबिटेक्स अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद नोबिटेक्स ने अरबों डॉलर का फंड ट्रांसफर किया। इसके लिए नोबिटेक्स ने ट्रॉन और BNB चेन नाम के 2 ब्लॉकचेन नेटवर्क का इस्तेमाल किया। यही ट्रंप का कनेक्शन सामने आता है, क्योंकि दोनों ब्लॉकचेन नेटवर्क का संबंध वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से जुड़े जस्टिस सन और चांगपेंग झाओ से है। सोचिए, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ट्रंप परिवार की कंपनी है। इस कंपनी से जस्टिस सन और चांगपेंग झाओ जुड़े हुए हैं, लेकिन सन और झाओ का ब्लॉकचेन नेटवर्क ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज नोबिटेक्स के लिए काम करता है। नोबिटेक्स ने ट्रॉन और BNB चेन के माध्यम से कम 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का लेन देन किया, यानी उतनी ही रकम जितना फायदा ट्रंप को क्रिप्टो परिवार से हुआ है। नोबिटेक्स को वो परिवार चलाता है जिसका ईरान के सर्वोच्च नेता से घनिष्ठ संबंध है। ईरान का सेंट्रल बैंक और IRGC भी इसकी मदद लेती हैं, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के असर के बिना वो अरबों रुपए ट्रांसफर करता है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका ईरान पर पाबंदी लगाता है, दूसरी तरफ ट्रंप परिवार की क्रिप्टो कंपनी के साथ जुड़े लोग ईरान के वित्तीय लेन देन के लिए दूसरा रास्ता तैयार करते हैं। आपको यह भी जानना चाहिए, जब ट्रंप क्रिप्टो की कमाई से मालामाल हो रहे हैं, उस समय ट्रंप की तरफ से शुरू किए गए युद्ध के कारण दुनिया को कितना नुकसान हो रहा है। मित्रों, थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध की वजह से दुनिया को $2.2 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ेगा। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लगभग आधे के बराबर है। नुकसान यहीं खत्म नहीं होता। अगर युद्ध और लंबे समय तक चलता है तो नुकसान भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। यहां तक कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी इस युद्ध से बुरी तरह प्रभावित हुई है। ब्राउन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लोगों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत के रूप में $40 अरब अतिरिक्त खर्च किए हैं। वहीं युद्ध पर अमेरिकी सरकार ने $29 अरब खर्च किए हैं। ये दोनों आंकड़े लगभग 1 महीने पुराने हैं। जून तक यह खर्च और बढ़ गया होगा, यानी ट्रंप युद्ध के बाद भी कमा रहे हैं, जबकि अमेरिका के लोग गंवा रहे हैं। भले ही पिछले 100 दिनों से ज्यादा समय से ईरान युद्ध के मैदान में टिका हुआ है, लेकिन अर्थव्यवस्था ईरान की भी तबाह हो चुकी है। हथियारों के मामले में वो अमेरिका को तुरंत जवाब दे रहा है, लेकिन उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। हालात यह है कि लोग राशन के बिल का भुगतान भी किस्तों में EMI में कर रहे हैं। सोचिए, एक परिवार राशन पर खर्च का इंतजाम सबसे पहले करता है, लेकिन ईरान में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 1 महीने की अपनी कमाई से वहां के लोग राशन का भी पूरा पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। ईरान के बड़े सुपरमार्केट में खाने पीने के सामान अब 4 से 8 महीने की किस्तों में बेचे जा रहे हैं। आमतौर पर लोग फ्रिज, टीवी और महंगे मोबाइल का भुगतान अलग अलग EMI में करते हैं, लेकिन ईरान में सबसे जरूरी चीज यानी राशन के लिए किस्तों में भुगतान करना पड़ रहा है। लोगों की कमाई कम हो गई है, जबकि खाने पीने के दाम में जबरदस्त उछाल आया है। मित्रों, युद्ध के बाद खाद्य तेल की कीमत में 430% का इजाफा हुआ है। इसी तरह चावल की कीमत में 287% की बढ़ोतरी हुई है। चिकन के दाम में 191% की वृद्धि हुई है, जबकि अंडे की कीमत में 345% का इजाफा हुआ है। सब्जियां भी महंगाई से बची नहीं है। आलू 300% महंगा हुआ है, जबकि टमाटर 200%। पिछले साल दिसंबर में ईरान के लोगों का प्रदर्शन बढ़ती महंगाई के कारण ही शुरू हुआ था। युद्ध की शुरुआत के बाद सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा तो नहीं फूट रहा, लेकिन वो परेशान है कि इतनी महंगाई में उनका गुजारा कैसे और कब तक चल पाएगा। अब हम ट्रंप और ईरान वॉर से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे। अमेरिका ने दुनिया का पहला ड्रोन रेस्क्यू ऑपरेशन कर एक नया इतिहास रचा है। यह बहुत ही दिलचस्प खबर है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। हम आपको दुनिया में पहली बार हुई इस ड्रोन रेस्क्यू ऑपरेशन की अब जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल 8 जून को अमेरिकी नेवी का एक अपाचे हेलीकॉप्टर हॉर्मूज के नजदीक गश्त पर था।
इस हेलीकॉप्टर का मकसद ईरानी आईआरजीसी की स्पीड बोट्स को हॉर्मूज के बाहर निकलने से रोकना था। अमेरिका का दावा है कि इसी दौरान आईआरजीसी ने सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल दागी। मिसाइल लगते ही यह हेलीकॉप्टर समंदर में क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से ठीक पहले दोनों पायलट इजेक्ट कर गए, यानी पायलट्स हेलीकॉप्टर से बाहर आ गए थे। हेलीकॉप्टर पर मिसाइल अटैक ने यह साबित कर दिया था कि समंदर के जिस हिस्से में हेलीकॉप्टर गिरा वहां आईआरजीसी की मौजूदगी है। इसी वजह से पायलट्स को रेस्क्यू करने के लिए कोई दूसरा हेलीकॉप्टर या फिर जहाज के जरिए सैनिक भेजना खतरे से खाली नहीं था। इस चुनौती से भरे वक्त में अमेरिकी कमांडर्स ने एक रिस्क उठाया। अमेरिकी नौसेना ने पायलट्स के रेस्क्यू के लिए SEC ड्रोन्स यानी कि समंदर में तैरने वाले ड्रोन्स के इस्तेमाल का फैसला किया। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इससे पहले कभी समंदर में रेस्क्यू के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फिर भी अमेरिकी कमांडर्स ने यह फैसला लिया। तकरीबन 2 घंटे तक समंदर का फासला तय करता हुआ ड्रोन पायलट्स तक पहुंचा और आखिरकार दोनों पायलट्स को सुरक्षित वापस ले आया। इसी वजह से अमेरिका के इस ड्रोन वाले रेस्क्यू ऑपरेशन को सैन्य इतिहास में एक मील का पत्थर कहा जा रहा है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कामयाब ऑपरेशन की जानकारी मीडिया को दी। हमें खबर मिली है कि होर्मुज के नजदीक एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। क्या हमारे पायलट सुरक्षित हैं? हमारे दोनों पायलट सुरक्षित हैं। दोनों को कोई चोट नहीं लगी है। इस घटना पर एक विशेष रिपोर्ट भी आपके साथ साझा की जाएगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे सैनिक सुरक्षित हैं। अब तक ड्रोन्स का इस्तेमाल हमला करने और रसद पहुंचाने के लिए किया जाता था, लेकिन यह दुनिया के इतिहास में पहली बार था जब युद्ध के दौरान सैनिकों का ड्रोन के जरिए रेस्क्यू किया गया। युद्ध में रणनीति और हथियारों के इसी क्रमित विकास यानी इवोल्यूशन को प्राचीन भारत के विद्वान आचार्य चाणक्य ने भी महत्वपूर्ण बताया था। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है, एक कुशल धनुर्धर द्वारा चलाया गया बाण संभवतः एक व्यक्ति को मारे या शायद वो चूक भी जाए, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई रणनीति और अस्त्र गर्भ में पल रहे शत्रु का भी नाश कर सकता है। आचार्य चाणक्य मानते थे कि किसी भी राजा और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियार और रणनीति अनिवार्य है। आचार्य चाणक्य जैसी नीति पर चलते हुए अमेरिकी नेवी ने हमला करने वाले ड्रोन को रेस्क्यू करने वाले ड्रोन में तब्दील कर दिया और अपने दोनों पायलट्स को बचा लिया। अब हम आपको इसी ड्रोन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल अमेरिकी नेवी ने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में किया है। यह सी ड्रोन डीजल से चलता है और इसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर है। एक ड्रोन को तकरीबन 450 किलोग्राम वजन हथियार से लैस किया जा सकता है। यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है और इसे सैटेलाइट से गाइड किया जाता है, यानी सैटेलाइट के जरिए यह ड्रोन अपनी दिशा और गति तय करता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कोर्सेयर नाम के इस ड्रोन के डिजाइन से लेकर पूरा निर्माण सिर्फ 1 साल के अंदर पूरा किया गया। अमेरिकी नेवी के लिए समंदर में यह ड्रोन अब तक 1,85,200 किलोमीटर का फासला तय कर चुका है, यानी यह अमेरिकी नेवी का ट्रायल एंड टेस्टेड ड्रोन बन चुका है। कोर्सेयर नाम के इस ड्रोन की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 24 घंटे में 2 बार भारतीयों से आमना सामना हो चुका है। 9 जून को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में भारतीयों से जुड़े H-1B वीजा को लेकर ट्रंप सरकार के फैसले को पलट दिया था। आज जिस कोर्सेयर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया वो भी एक भारतीय दिमाग की इजाद है और इनका नाम है विभव आलतेकर। सोचिए, ये हमारी ताकत है और जब जब इस तरीके की खबरें आती हैं तो ये गौरवान्वित करती हैं हमको। विभव आलतेकर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। विभव के परिवार का संबंध महाराष्ट्र से है। अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद वर्ष 2022 में विभव ने सैरोनिक टेक्नोलॉजी नाम के एक स्टार्टअप की शुरुआत की थी। विभव के इस स्टार्टअप से अमेरिकी स्पेशल फोर्स के पूर्व अफसर भी जुड़े थे। इस पार्टनरशिप की वजह से ही कोर्सेयर ड्रोन अस्तित्व में आया और अमेरिकी नेवी ने इस ड्रोन के लिए 3800 करोड़ का ऑर्डर दिया था, जिसे विभव की कंपनी ने समय से पहले पूरा कर दिया। यानी ये जो इतिहास रचा गया है उसमें उसके मूल में एक भारतीय है। अब ट्रंप माने या ना माने, ये भारतीय ही थे जिन्होंने अमेरिका की सिलिकॉन नेवी को शिखर तक पहुंचाया। आज भी अमेरिकी नेवी को अचूक हथियार सप्लाई करने में भारतीय शामिल हैं। मिडिल ईस्ट के नजदीक अमेरिका के समुद्री ड्रोन्स ने एक और तथ्य को साबित कर दिया।
यह तथ्य है कि ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के सैन्य समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। अब अमेरिका लंबे वक्त तक मिडिल ईस्ट में भारी सैन्य तैनाती के लिए तैयार हो चुका है। पहले अमेरिका सीमित मौजूदगी रखता था और युद्ध काल में भारी फौज भेजता था, लेकिन ड्रोन्स का बेड़ा मौजूद होने का मतलब यही है कि अमेरिकी नौसैनिक तैनाती के पहले मुकाबला काफी ज्यादा है। ट्रंप की इस रणनीति का मकसद है कि ईरान पर लंबे वक्त तक दबाव कायम रखा जाए। इसी नीति को प्राचीन मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की इस नीति का सार था, जब शत्रु अपने अभेद्य दुर्ग के भीतर सुरक्षित बैठा हो तब सीधे युद्ध से बचना चाहिए। बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वो दुर्ग के चारों ओर कड़ी घेराबंदी लगा दे, जिससे बाहर से रसद, जल और हथियारों की आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो जाए। जब शत्रु दबाव से व्याकुल हो जाए तभी अंतिम प्रहार करना चाहिए। मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप के पायलट्स को एक भारतीय की तकनीक ने बचाया है, तो ट्रंप के खास दोस्त एलन मस्क को भारत में नो एंट्री का बोर्ड देखना पड़ गया है। खुद को तकनीक की दुनिया के शहंशाह कहने वाले एलन मस्क के लिए भारत ने अपने दरवाजे क्यों नहीं खोले? कैसे भारत में मस्क की उम्मीद होल्ड पर है? इसके बारे में आज आपको विस्तार से जानना चाहिए। दरअसल एलन मस्क की इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक ने भारत में अपना इंटरनेट चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। अब भारत सरकार ने स्टारलिंक के इंटरनेट को फिलहाल अनुमति देने से इनकार कर दिया है। माना जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से जुड़ी नीति की वजह से मस्क को परमिशन नहीं मिली है। मस्क के लिए दिक्कत की बात यह है कि स्टारलिंक की पेरेंट कंपनी स्पेस एक्स जल्द अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है। एक अनुमान के मुताबिक इस आईपीओ की वैल्यू तकरीबन 1,67,000 अरब रुपए की होगी। भारत सरकार के इनकार से एलन मस्क के आईपीओ पर प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है। एलन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट दुनिया की बेहतरीन इंटरनेट सेवाओं में गिना जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया के 164 देश स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से सवाल उठता है कि आखिर सैटेलाइट आधारित तेज इंटरनेट सेवा को भारत ने अनुमति क्यों नहीं दी? इस सवाल का जवाब है मस्क के इंटरनेट का काला इतिहास। मस्क की कंपनी कहने को तो इंटरनेट सेवा देती है, लेकिन असल में यह दूसरे देशों में अमेरिकी एजेंडा और दखल को हवा देती है। स्टारलिंक की इस कारगुजारियों का सबसे बड़ा सबूत है ईरान वॉर। मित्रों, युद्ध से पहले दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में ईरान के अंदर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनों की वजह से ईरान की सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। इसके बावजूद प्रदर्शनों के वीडियो दुनिया के सामने आए थे। इसके पीछे एलन मस्क के स्टारलिंक का ही हाथ था। ईरान के पड़ोसी देशों से तस्करी के जरिए इंटरनेट टर्मिनल ईरान के अंदर लाए गए थे। चूंकि स्टारलिंक एक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट है, तो टर्मिनल मिल जाने के बाद इसे रोक पाना तकरीबन नामुमकिन है। स्टारलिंक के इंटरनेट के जरिए ही अमेरिका ने प्रदर्शनों के वीडियो बाहर निकाले और दुनिया में ईरान विरोधी प्रोपोगेंडा को अंजाम दिया। मस्क के इंटरनेट के नाजायज दखल से ईरान इतना परेशान हो गया था कि ईरान की सरकार को रूस की मदद लेनी पड़ी। रूसी सैटेलाइट्स की मदद से ईरान स्टारलिंक के इंटरनेट को रोक पाया था। स्टारलिंक की दखलंदाजी का नतीजा यह हुआ कि ईरान की आईआरजीसी ने एलन मस्क की कंपनी और कर्मचारियों को शत्रु करार दे दिया था। ईरान में तो स्टारलिंक का दखल सिर्फ प्रदर्शनों तक सीमित रहा। यूक्रेन के युद्ध में तो स्टारलिंक का इंटरनेट वाकई एक हथियार बन गया। रूसी सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन को स्टारलिंक की जीपीएस सर्विस मिलती है। ये ड्रोन काफी नीचे उड़ते हैं, जिसकी वजह से रूसी रडार उन्हें लोकेट नहीं कर पाते। जैसे ही ये टारगेट के नजदीक पहुंचते थे, तो स्टारलिंक के जीपीएस इन्हें टारगेट की लोकेशन इससे मिलती थी। फिर यूक्रेनी ड्रोन रूस के सैन्य ठिकानों और संसाधनों को तबाह कर देते थे। युद्ध में एलन मस्क की कंपनी की इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल भी एक वजह है, जिसके चलते भारत सरकार ने स्टारलिंक को भारत में सेवा देने की अनुमति नहीं दी। इंटरनेट का बहाना और अमेरिकी विरोधियों पर निशाना, यही है एलन मस्क के स्टारलिंक नाम के सैटेलाइट का असली सच। मस्क की इसी फितरत को देखकर खुद उनके पिता एरोल मस्क ने एक अहम टिप्पणी की थी। एक मीडिया इंटरव्यू में एरोल मस्क ने कहा था, एलन के अंदर रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज्यादा है। उसे एक के बाद एक मंजिलों को हासिल करने की आदत है। कभी कभी उसकी ये आदत नशे में बदल जाती है और वो तबाही को पैदा कर देती है। एक पिता से बेहतर अपने बेटे को भला कौन समझेगा? मस्क के पिता खुद कह रहे हैं कि वो हद पार कर जाते हैं। मित्रों, हो सकता है कि आप सोच रहे हो, आखिर एक इंटरनेट सेवा इतनी बड़ी तबाही को कैसे अंजाम दे सकती है? एलन मस्क के इस घातक इंटरनेट को समझने के लिए आपको इसका ढांचा और ताकत पर नजर डालनी चाहिए। इस वक्त एलन मस्क के पास 10,400 एक्टिव सैटेलाइट्स हैं। मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के पास अभी 3,000
अतिरिक्त सैटेलाइट लॉन्च करने का लाइसेंस है। यानी एलन मस्क के ग्रुप के पास जल्द 13 से 14,000 एक्टिव सैटेलाइट्स होंगे। ये सभी सैटेलाइट धरती से तकरीबन 550 किलोमीटर ऊपर स्थित कक्षाओं में मौजूद हैं। इन कक्षाओं को विज्ञान की भाषा में लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। निचली कक्षाओं में मौजूदगी और हजारों की तादाद, ये वो दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट और ड्रोन को जीपीएस दोनों तेजी से मुहैया करा पाती है। अगर इन सभी सैटेलाइट्स की लागत जोड़ी जाए तो एलन मस्क अब तक अपने सैटेलाइट नेटवर्क पर तकरीबन 49,000 करोड़ रुपए लगा चुके हैं। इंटरनेट और जीपीएस की सेवा से मस्क की कंपनी हर साल औसतन 1,90,000 करोड़ रुपए कमाती है। यानी इंटरनेट के जरिए न सिर्फ मस्क को मोटा पैसा मिल रहा है, बल्कि अमेरिकी सिस्टम के लिए काम करने से उन्हें पावर भी हासिल हो रही है। एक तरह से एलन मस्क के अंतरिक्ष में इंफॉर्मेशन का कमांड सेंटर उन्होंने बना दिया है। एक ऐसा कमांड सेंटर जो किसी देश में सेवा देने के बहाने उस देश के डेटा और इंफॉर्मेशन तंत्र पर कब्जा भी कर सकता है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक खुद कबूल कर चुकी है कि वो यूजर यानी उपभोक्ता का डेटा इस्तेमाल करती है। इस डेटा में उपभोक्ता का नाम, पेमेंट करने का तरीका, कंप्यूटर का आईपी एड्रेस और उपभोक्ता की लोकेशन शामिल होती है। इतना ही नहीं, स्टारलिंक ये डेटा भी जुटाता है कि उपभोक्ता इंटरनेट पर किस किस्म की सामग्री को देख या पढ़ रहा है। यानी स्टारलिंक का इंटरनेट ये पता कर सकता है कि उपभोक्ता का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण क्या है। इस तरह का डेटा जुटाना हथियारों को जीपीएस देने से भी ज्यादा खतरनाक है। जरा कल्पना कीजिए, अगर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का डेटा स्टारलिंक के हाथों में पहुंच जाए तो वो आसानी से जनता, राजनीतिक या आर्थिक दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। ब्राजील में स्टारलिंक के ऊपर सोशल मीडिया के जरिए कथित राइट विंग को उकसाकर दंगा करवाने के आरोप भी लग चुके हैं। करोड़ों भारतीयों का डेटा सुरक्षित रखना भी एक वजह है जिसके चलते एलन मस्क की कंपनी को भारत में एंट्री की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई। यानी मित्रों, अब बात उस कीर्तिमान की जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया। आज उन्होंने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले पीएम मोदी के कार्यकाल के आज 4,399 दिन पूरे हो गए। इसी के साथ पीएम मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और हिंदू ग्रोथ रेट का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा। हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, इसे हम आगे डिकोड करेंगे। पहले जानिए पीएम के सम्मान में आज क्या क्या हुआ। मित्रों, पीएम मोदी की इस उपलब्धि पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने खड़े होकर अभिवादन किया और एक विशेष प्रस्ताव भी पारित किया गया। कैबिनेट मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में देश भर से आए एनडीए नेताओं के साथ बैठक की। इसमें एनडीए शासित 22 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे। सभी नेताओं ने पीएम मोदी को उनकी कामयाबी पर बधाई दी। यहां भी प्रस्ताव पारित किया गया। मित्रों, एनडीए की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने अपनी सरकार की 12 साल की उपलब्धियां आंकड़ों के जरिए गिनाई। उन्होंने कहा कि 2014 में 74 एयरपोर्ट थे जो अब 160 से ज्यादा हो गए हैं। 12 साल में 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से 6,700 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बन गया है। पहले 5 शहरों में मेट्रो थी, लेकिन अब 20 शहरों में मेट्रो है। 2014 में रक्षा निर्यात सिर्फ 700 करोड़ का था, जो अब बढ़कर 23,000 करोड़ रुपए हो गया है। 2014 में 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे, जो अब बढ़कर 100 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। 2014 में सेमीकंडक्टर प्लांट नहीं थे, आज 10 से ज्यादा प्लांट बन रहे हैं। मित्रों, पीएम मोदी ने आज सुरक्षा और विकास को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट।
यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया, जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। पहले भारत आतंक के हमलों के बाद चुपचाप दर्द सहता रहता था। हमने आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। साथियों, पहले मान लिया गया था कि नक्सलवाद, माओवाद अब कभी नहीं खत्म होने वाले, कभी खत्म हो ही नहीं सकते। हमने देश को नक्सलवाद, माओवाद के उस जहर से मुक्त करके दिखाया है। आपने सुना, प्रधानमंत्री ने हिंदू ग्रोथ रेट का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश के धीमे विकास का कलंक देश की हिंदू आबादी पर लगाया। आज आपको इस कथित हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में भी जानना चाहिए। सबसे पहले हिंदू ग्रोथ रेट शब्द का प्रयोग प्रोफेसर राजकृष्ण ने 70 के दशक में किया था। प्रोफेसर राजकृष्ण दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए थे। दरअसल आर्थिक उदारीकरण यानी 1991 से पहले अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार को हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया। 1950 से 1980 के दौरान भारत की विकास दर औसतन 4% के आसपास रही। इस दौरान प्रति व्यक्ति आय भी कम रही। मित्रों, इस दौरान जनता पार्टी की करीब 3 साल की सरकार को छोड़ दिया जाए तो देश में कांग्रेस का एक छत्र शासन था। प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक कांग्रेस ही सत्ता में रही। समझिए, विकास की धीमी रफ्तार सरकार की नीतियों की विफलता थी, भारत के आम नागरिक की विफलता नहीं थी। लेकिन इसे कांग्रेस ग्रोथ रेट नहीं कहा गया, इसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया। कांग्रेस सरकार की नीतियों की विफलता को देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी पर थोपा गया। हिंदू ग्रोथ रेट का शब्द गढ़कर हिंदुओं को सुस्त और कम मेहनती कहा गया। मित्रों, यह सनातनियों का अपमान था। पीएम मोदी ने आज इसी पर निशाना साधा है। समझिए, पीएम मोदी बार बार 2 बातों पर जोर देते रहे। पहले यह कि गुलाम मानसिकता से आजाद होना, और दूसरा यह कि वैश्विक संकट के बीच भारत को एक जिम्मेदार, अनुशासित देश और समाज के तौर पर पेश करना। हिंदू ग्रोथ रेट वाले पुराने नैरेटिव को खारिज कर पीएम मोदी ये बताना चाहते हैं कि अब कमजोर ग्रोथ रेट बीते जमाने की बात है। आज भारत दुनिया में तेज और ऊंची ग्रोथ रेट वाले चुनिंदा देशों में शामिल है, इसीलिए हिंदू ग्रोथ रेट वाली थ्योरी गलत है। मित्रों, दरअसल हिंदू ग्रोथ रेट वाला जो नैरेटिव है सिर्फ देश की कमजोर आर्थिक विकास को ही नहीं दिखाता था, यह हिंदू सभ्यता की क्षमता पर संदेह फैलाने वाली औपनिवेशिक मानसिकता थी। यह सनातन की क्षमता पर सवाल उठाने वाला वैश्विक प्रोपोगेंडा था। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुछ हल्के फुल्के पल भी दिखाई दिए। यहां झालमुड़ी का स्टॉल भी लगाया गया था। पीएम मोदी और एनडीए के नेताओं ने यहां झालमुड़ी खाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने हाथ से झालमुड़ी परोसकर पीएम को दी। ये वाला चाहिए। जो झालमुड़ी बंगाल चुनाव के दौरान टर्निंग पॉइंट बनी थी, वो झारग्राम से होते हुए दिल्ली के भारत मंडपम तक पहुंच गई। इस विशेष उपलब्धि के मौके पर एनडीए के नेताओं ने झालमुड़ी का आनंद उठाया। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर के कई देशों के नेताओं से बधाई मिल रही है। पड़ोसी देश भूटान, श्रीलंका और मालदीव के नेताओं के अलावा मलेशिया के प्रधानमंत्री और नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने भी बधाई दी। इसके अलावा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने भी शुभकामनाएं भेजी। जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई, जो आज भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल के हफ्तों में रोम में फिर से मिलना और एक विशेष रणनीतिक साझेदारी शुरू करना खुशी की बात है। यह भविष्य में दोनों देशों और हमारे लोगों के लिए नए अवसर पैदा करती है। जिस अवसर पर पीएम मोदी को देश और दुनिया से बधाइयां मिल रही हैं, उस दौरान कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नेहरू की उपलब्धियां गिनाई। कांग्रेस ने यह भी कहा कि पंडित नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 में भारी बहुमत से जीत हासिल की,
जबकि पीएम मोदी 2024 में साधारण बहुमत भी हासिल नहीं कर पाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। मित्रों, चर्चिल का कथन राजनीति का सूत्र वाक्य है। राजनीति में बात सिद्धांत और विचार की होती है, लेकिन सिद्धांत और विचार के इस कवच के पीछे अपने अपने हित छिपे होते हैं। आज हम ऐसे ही एक राजनीतिक हित से जुड़ी चर्चा का विश्लेषण करेंगे। चर्चा है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हो सकता है। अब हम देश की सियासत की सबसे बड़ी चर्चा को डिकोड करेंगे। सबसे पहले सवाल यह कि आखिर विलय की चर्चा क्यों शुरू हुई, इसके पीछे क्या तर्क और क्या तथ्य हैं। मित्रों, इसे एक एक करके समझते हैं। पहले आप ममता बनर्जी के करीबी कुणाल घोष को सुन लीजिए। कुणाल घोष के हर शब्द को बहुत गौर से सुनिएगा। अब अगर इनके मर्जर होता भी है तो इसे कैसे देखेंगे? इतना ईप्स एंड बाट्स के ऊपर कोई कमेंट नहीं होता है। अगर ये होता क्या हुआ वो भी मालूम नहीं है, क्या होने वाला है वो भी मालूम नहीं है। हमारा लीडर दिल्ली में है, तो अगर कुछ तो होने दीजिए, उसके बाद तो होगा। सुना आपने, कांग्रेस में टीएमसी के विलय का सवाल था। इस पर कुणाल घोष ने कहा क्या हो रहा है ये नहीं पता, क्या होगा इसकी भी जानकारी नहीं है। अगर कुछ होगा तो जरूर बताएंगे। यानी कुछ तो हो रहा है, और जो हो रहा है उसकी चर्चा टीएमसी के नेता अभी सार्वजनिक तौर पर नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं आगे कुछ होगा तो जरूर बताएंगे, लेकिन जो बात ममता समर्थक नहीं कह रहे, वही बात ममता से बगावत करने वाले नेता सीधे सीधे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अब बंगाल में अपना अस्तित्व बचाने के लिए ममता बनर्जी को कांग्रेस में जाना होगा। सुनिए टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने जी न्यूज से हुई बातचीत में विलय के विकल्प को लेकर क्या कहा। अगर अभी तृणमूल कांग्रेस को जिंदा रहना है या अपना अस्तित्व रखना है तो ममता दीदी को सोनिया जी का हाथ पकड़ना पड़ेगा कांग्रेस में, या तो पूरा पार्टी को कांग्रेस में शामिल करना पड़ेगा या कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं। यानी जो ममता के साथ हैं वो विलय की चर्चा से इनकार नहीं कर रहे, और जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं ममता के पास अब विकल्प नहीं बचा है। वजूद बचाना है तो कांग्रेस का हाथ थामना होगा, कांग्रेस में विलय करना पड़ेगा। मित्रों, यहीं से मीडिया में विलय की चर्चा जोर पकड़ने लगी। इस चर्चा को दिल्ली में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात ने और ताकत दे दी। 8 और 9 जून को यानी 2 दिन ममता बनर्जी दिल्ली में रहीं। वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुई थी। ममता दिल्ली में कई नेताओं से मिली, लेकिन मुलाकात की 2 तस्वीरें सबसे चर्चित रहीं। पहली तस्वीर 8 जून की है। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। इस तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। दूसरी तस्वीर 9 जून को सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद से आई। ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलने पहुंची थी। विधानसभा चुनाव में हार, टीएमसी में बगावत, विश्वस्त नेताओं का छूटता साथ, पश्चिम बंगाल में इतनी हलचल के बीच ममता बनर्जी का दिल्ली आना, सोनिया गांधी से 2 दिन में 2 बार मिलना, यह सामान्य घटना नहीं थी। यह सामान्य घटना इसलिए भी नहीं है क्योंकि इससे पहले ममता दिल्ली आती थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं से उनकी मुलाकात में वो गर्मजोशी, वो अपनापन नहीं दिखता था। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच जो केमिस्ट्री दिखी, उससे इन चर्चाओं को बल मिला कि क्या टीएमसी का कांग्रेस में विलय होने वाला है। इस सवाल पर चर्चा से पहले आपको टीएमसी में हुई आज की टूट की जानकारी दे देते हैं। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने आज पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। आज ही सुष्मिता ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात भी की। इस्तीफा देने के बाद सुष्मिता देव ने क्या कहा, वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। मुझे पता है कि अगर मुझे भविष्य में चुनाव लड़ना है, राजनीति करनी है, मेरी राजनीति आसाम में सीमित है। मुझे वहीं पे राजनीति करनी है, वही मेरी कर्म भूमि है, वही मेरी जन्म भूमि है। तो बंगाल में जो परिस्थिति है इस वक्त, जो मैंडेट आया है, बल्कि 2 मैंडेट्स आए, एक असम का आया है और एक बंगाल का आया है। लुकिंग एट दिस सिचुएशन, मुझे लगा कि आसाम में अगर काम करना है तो दिस इज़ नॉट द प्लेस, यहाँ से मैं कर नहीं पाऊंगी। सुष्मिता देव के शब्द बता रहे हैं कि उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। पिछले 3 दिन में टीएमसी के 2 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है। 8 जून को सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। टीएमसी में आज बगावत पर एक और बड़ी खबर आई। लोकसभा में टीएमसी के बागी सांसदों की संख्या 19 हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 19 टीएमसी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को सौंपे जाने वाली चिट्ठी पर साइन किए हैं। इसमें 3 नाम बेहद चौंकाने वाले नाम हैं। एक है जादवपुर से सांसद सयानी घोष, दूसरे हैं आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा
और तीसरे हैं बहरामपुर से सांसद यूसुफ पठान। सोचिए, जो सयानी घोष चंद दिन पहले तक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ रहने की शपथ ले रही थी, आज बागियों के साथ हो गई। बागियों की लिस्ट में वो माला रॉय भी शामिल हैं, जिन्हें ममता बनर्जी ने पार्षदों को समझाने की जिम्मेदारी दी थी। और इस समय खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर अब से कुछ ही देर में एक बैठक होने वाली है। इस बैठक के लिए सयानी घोष, यूसुफ पठान, माला रॉय और प्रतिमा मंडल पहुंच चुकी हैं। बैठक में बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद होंगे। मित्रों, समझ सकते हैं टीएमसी में असंतोष कितना बढ़ रहा है। ममता बनर्जी पार्टी में इसी टूट और बागियों की बढ़ती ताकत से परेशान है। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक हर रोज टीएमसी का आकार छोटा हो रहा है। इसीलिए टीएमसी के कांग्रेस में विलय की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। पार्टी में बढ़ते असंतोष के बीच आज दिल्ली में ममता बनर्जी के भतीजे और उनके राजनीतिक वारिस अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच करीब 90 मिनट तक संवाद हुआ। जैसा कि विद्वान कहते हैं, राजनीति में हर चीज का अर्थ होता है, कोई भी घटना अनायास नहीं होती। सोचिए, 24 घंटे में पहले सोनिया गांधी और ममता बनर्जी, फिर राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की हाई प्रोफाइल मुलाकात क्या सिर्फ हालचाल जानने के लिए हुई होगी? इन अति विशिष्ट मुलाकातों के बाद ही कांग्रेस में टीएमसी के विलय की चर्चा शुरू हुई है। यानी मित्रों, प्रसिद्ध विद्वान चार्ल्स डी गॉल ने कहा है कि राजनीति में अवसर का लाभ उठाना ही सब कुछ है। जो सही समय पर बदल नहीं सकता, वो इतिहास का हिस्सा बन जाता है। ममता बनर्जी इतिहास का हिस्सा नहीं होना चाहती, इसीलिए कांग्रेस और टीएमसी में नजदीकी बढ़ रही है। मित्रों, इस संभावित विलय में किसका क्या फायदा है? क्या यह विलय टीएमसी में हो रही टूट को रोक पाएगा? इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष पार्टी और संगठन का है, दूसरा पक्ष टीएमसी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का है। इसे सरल भाषा में एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले संगठन की बात करते हैं। अगर टीएमसी का कांग्रेस में विलय होता है तो टीएमसी में बचे हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के तौर पर संगठनात्मक ठिकाना मिल सकता है। कांग्रेस और टीएमसी की एकजुटता से पश्चिम बंगाल में करीब 30% का अल्पसंख्यक वोट आधार बिखरने से बच सकता है। अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर ममता बनर्जी ये मैसेज दे सकती हैं कि बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय एकता के लिए उन्होंने अपनी 28 साल पुरानी पार्टी का बलिदान कर दिया। बीजेपी के खिलाफ वो अपनी इमेज को और मजबूत बना सकती हैं। ममता कांग्रेस के साथ खड़ी होकर खुद को सेकुलर विपक्षी धुरी की असली ताकत और बागियों को सत्ता का लालची करार दे सकती हैं। इसके साथ ही एजेंसियों की जांच और दबाव के खिलाफ ममता बनर्जी को कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल की छतरी मिल सकती है। कांग्रेस के संगठन के जरिए ममता अपनी कानूनी राजनीतिक लड़ाई को प्रतिशोध की राजनीति का राष्ट्रीय विमर्श बना सकती है। यानी कांग्रेस में विलय ममता बनर्जी के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। ममता 71 साल की हो चुकी हैं। 71 साल की उम्र में बिखर चुकी टीएमसी को नए सिरे से खड़ा करना उनके लिए आसान नहीं होगा। एक सच ये भी है कि पश्चिम बंगाल में जो एक बार सत्ता में आता है वो लंबे समय तक टिकता है। कांग्रेस लंबे समय तक रही, 3 दशक तक लेफ्ट की सत्ता रही, 15 साल ममता बनर्जी सत्ता में रही। अब बीजेपी का दौर शुरू हुआ है। ऐसे में ममता बनर्जी और टीएमसी में बचे दूसरे नेताओं के लिए संघर्ष ही बचा है, लेकिन संसाधन नहीं है। इसीलिए उन्हें कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी में विलय करना समझदारी भरा विकल्प लग सकता है। कांग्रेस नेता भी कह रहे हैं ममता को जरूरत है, इसलिए वो सोनिया और राहुल गांधी से मिल रही हैं। ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी को अब क्यों कांग्रेस की याद आई और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो गाली देते थे वो पर इसलिए याद आई, जरूरत पड़ी शायद इसलिए याद आई। पहले भी कांग्रेस पार्टी में ही थी, बीच में जो किया सबने देखा होंगे। अभी फिर दोबारा जरूरत कहे या मजबूरी कहे उनको लगे, इसलिए चले आए, दस्तक दे दिए। मित्रों, इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक निकोलो मैकियावेली ने कहा है कि बुद्धिमान शासक को परिस्थितियों के अनुसार अपने आचरण को बदलना आना चाहिए। ममता बनर्जी राजनीतिक परिस्थितियों को अच्छी तरह समझती हैं, इसीलिए भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए वो कांग्रेस में विलय पर विचार कर सकती हैं। अब सवाल यहां यह मान लीजिए कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय भी हो गया तो टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर चुने हुए सांसदों और विधायकों का क्या होगा? क्या ममता बनर्जी से बगावत करने वाले टीएमसी के विधायकों सांसदों की परेशानी बढ़ेगी? मित्रों, ये बहुत ही पेचीदा कानूनी सवाल है। इसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। पहले आंकड़ों को समझ लेते हैं। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। सूत्रों का दावा है कि 19 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर उस पर साइन किए हैं। यह नंबर टीएमसी के 2/3 लोकसभा सांसदों के बराबर है। लोकसभा अध्यक्ष इन्हें अलग गुट के तौर पर मान्यता दे सकते हैं।
राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद थे, 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। अब 11 बचे हुए टूट के लिए 8 सांसद चाहिए। फिलहाल राज्यसभा में टीएमसी में टूट नहीं दिख रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के 80 में से 60 विधायकों ने बगावत कर ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता पहले ही चुन लिया था। यहां भी बागियों के पास जरूरी 2/3 से ज्यादा नंबर है। बागियों का दावा है कि पश्चिम बंगाल में ममता से नाराज विधायकों की संख्या 70 तक पहुंच गई है। मित्रों समझिए, दल बदल से बचने के लिए 2/3 विधायकों या सांसदों का टूटना जरूरी है। लोकसभा और पश्चिम बंगाल विधानसभा में बागियों के पास ये जरूरी नंबर हैं, इसीलिए इनके भविष्य पर कोई असर नहीं होगा। हां, जो सांसद और विधायक अब भी ममता बनर्जी के साथ हैं, कांग्रेस में विलय कर लोकसभा और राज्यसभा में उन्हें पार्टी छोड़ने से रोका जा सकता है। आज हमने इस विषय पर कानून के जानकारों से भी बात की। उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। लोकसभा के स्पीकर ने इनका 20 एमपीज का जो है को रिकॉग्नाइज नहीं कराया। अगर रिकॉग्निशन मर्जर से पहले हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी इन एमपीज को। अदरवाइज अगर पहले मर्जर नहीं हुआ, पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया स्पीकर ने, तो इनको एंटी डिफेक्शन लॉ में और जब कांग्रेस के अंदर टीएमसी मर्ज हो जाएगी तो इनको दिक्कत होगी। कानूनी विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ने टीएमसी के बागी सांसदों के गुट को मान्यता दे दी तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। यहां एक पेच और है। ये कानूनी पेच भी ममता बनर्जी को परेशान कर रहा है। जिस तीव्रता से टीएमसी में टूट हो रही है, उससे सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि क्या बागी अब टीएमसी के चुनाव चिन्ह और नाम पर भी दावा करेंगे? क्या अपनी ही बनाई पार्टी से ममता बनर्जी बेदखल हो जाएंगी? इसका कांग्रेस में विलय वाली चर्चा से क्या संबंध है? इसे जानने से पहले यह समझिए कि पार्टी में टूट को लेकर हमारे देश का संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल को कानूनी रूप से तोड़ने या उसका किसी दूसरी पार्टी में विलय करने के लिए सदन में मौजूद उस दल के कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अगर 2/3 विधायक एक साथ पार्टी से अलग हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता बच जाएगी, लेकिन पार्टी में औपचारिक टूट माने जाने के लिए 2/3 सांसदों का अलग होना भी जरूरी है। अगर 2/3 सांसद और विधायक दोनों ही बागी हो जाते हैं तो चुनाव आयोग यह फैसला करेगा कि पार्टी का नाम और सिंबल किसके पास रहेगा। लोकसभा में 2/3 सांसद ममता बनर्जी से बगावत कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी बागियों के पास 2/3 वाला नंबर है। अभी सिर्फ राज्यसभा में ममता बनर्जी के समर्थकों का बहुमत है। इसी आंकड़े को देखते हुए पश्चिम बंगाल में बागियों के नेता ऋतव्रत बनर्जी कह रहे हैं कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय नहीं हो रहा है, यानी वो संकेत दे रहे हैं कि असली टीएमसी हम ही हैं। क्या मार्जर, हम लोग असेंबली में हमारा जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, हम लोग तो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। और जहां तक मेरा जानकारी है, पार्लियामेंट में जो एमपी लोग हैं वहाँ भी 2/3 से ज़्यादा लोग तो कांग्रेस के साथ मार्जर नहीं हो रहे। तो कौन किसका मार्जर, जहाँ तक हमारे सवाल है और जहाँ तक मेरा जानकारी है तो एमपी लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी नहीं जा रहा है, जिला परिषद नहीं जा रहा है, पंचायत नहीं जा रहा है, तो कौन जा रहा है? मार्जर का कोई सवाल ही नहीं है। डीएनए मित्रों, आज हम सिबिल स्कोर पर बैंकों की मनमानी का डीएनए टेस्ट करेंगे। 1 अप्रैल 2027 से नया नियम लागू होने जा रहा है। नियम यह है, जिस व्यक्ति का सिबिल स्कोर 730 से कम है उसे लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। चिंता की बात यह है कि इस समय देश के करीब 62% लोन आवेदकों का सिबिल स्कोर 730 से नीचे है। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ बैंकों की मनमानी का नहीं है, हमारा सवाल सिबिल स्कोर तय करने वालों को लेकर है। हमारे देश में हमारी विश्वसनीयता, हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारा क्रेडिट स्कोर एक विदेशी एजेंसी तय कर रही है। जैसे पत्रकारिता में हमारी रैंकिंग विदेश से तय हो रही है, वैसे ही आपका सिबिल स्कोर भी विदेश से तय हो रहा है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि हमारे देश के लोगों का सिबिल स्कोर विदेशी क्यों तय करेंगे। मित्रों, हमने जिस तारीख का जिक्र किया उस तारीख यानी 1 अप्रैल 2027 से आरबीआई का नया एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी ईसीएल डायरेक्शन 2026 लागू होगा। ईसीएल बैंकिंग व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है, जिसका मकसद बैंकों को कर्ज डूबने का इंतजार करने के बजाय संभावित नुकसान का पहले से अनुमान लगाकर उसे रोकने का कदम उठाने के लिए बाध्य करना है। और इसी बदलाव के बाद भारत के 62% लोन आवेदकों के जीवन में एक विलेन की एंट्री हो जाएगी, जिसका नाम है सिबिल स्कोर। मित्रों, बैंकों से लोन लेने वालों के बीच ये सिबिल स्कोर काफी लोकप्रिय शब्द है।
अक्सर लोन लेने के इच्छुक लोग बार बार अपना सिबिल स्कोर भी चेक करते हैं, क्योंकि यही तय करता है आपको किसी बैंक से लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। हमारे देश में सिर्फ 7 करोड़ ग्राहकों का सिबिल स्कोर 730 या उससे ऊपर है, जो कि कुल कर्ज लेने वालों का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। इस नए नियम के कारण बैंकों की मुनाफे में करीब 42,000 करोड़ की गिरावट आने का अनुमान है। और सबसे हैरान करने वाली बात है, आपका क्रेडिट स्कोर तय करने वाली सभी कंपनियां विदेशी हैं। यानी अब विदेशी कंपनियां यह तय करेंगी भारत में किसको लोन मिल सकता है और किसको लोन नहीं मिल सकता है। मित्रों, सिबिल भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट ब्यूरो कंपनी है, जो लोगों के लोन, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड भुगतान का रिकॉर्ड रखकर उनका क्रेडिट स्कोर तय करती है। इस कंपनी की स्थापना साल 2000 में एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआई जैसे भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने की थी। वर्ष 2014 में एक अमेरिकी कंपनी ट्रांस यूनियन ने सिबिल में 55% की हिस्सेदारी खरीद ली। वर्ष 2016 में ट्रांस यूनियन ने हिस्सेदारी बढ़ाकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 92.1% कर दी, 92%। और इसी के साथ सिबिल पर पूरी तरह से एक अमेरिकी कंपनी का नियंत्रण हो गया। मित्रों, सोचिए, आपके घर खरीदने का सपना हो, कार लेने की इच्छा हो या बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन चाहिए हो, बैंक सबसे पहले आपकी सिबिल रिपोर्ट देखते हैं और इसी सिबिल का नियंत्रण आज एक अमेरिकी कंपनी के हाथ में है। सवाल यही है, क्या भारतीयों की आर्थिक साख का इतना अहम पैमाना किसी विदेशी मालिकाना हक वाली कंपनी के पास होना चाहिए? भारत में सिबिल समेत क्रेडिट स्कोर बनाने वाली 4 बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक भी पूरी तरह से भारतीय नहीं है। ट्रांस यूनियन सिबिल पर अमेरिका की कंपनी ट्रांस यूनियन का नियंत्रण है, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। क्रेडिट स्कोर बताने वाली दूसरी कंपनी इक्विफैक्स भी एक अमेरिकी कंपनी है और इसका मुख्यालय अमेरिका में है। तीसरी कंपनी एक्सपीरियन की जड़ें ब्रिटेन और आयरलैंड से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा CRIF हाई मार्क इटली की कंपनी CRIF का हिस्सा है। यानी भारत में लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर तय करने वाले 4 प्रमुख क्रेडिट ब्यूरो अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और इटली से जुड़े हुए हैं। मित्रों, यही सबसे हैरान करने वाली बात है। 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में, दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी में शामिल भारत में अभी तक कोई भारतीय स्वामित्व वाला राष्ट्रीय क्रेडिट ब्यूरो क्यों नहीं है, जबकि देश के करोड़ों लोगों की आर्थिक साख का रिकॉर्ड इन्हीं संस्थानों के पास मौजूद है। डीएनए में अब आज का संदेश। जब जीवन का कुम्हार आपको संघर्ष के चाक पर बार बार घुमाए तो टूटिए मत, क्योंकि साधारण मिट्टी भी उसी प्रक्रिया से गुजरकर पूजनीय कलश बनती है।